नीट का प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दिया हुआ है एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए वर्टिकल डिस्टेंस h इन ए यूनिफॉर्म एंड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नाउ रिवर्स्ड कीपिंग इट्स magnitude the same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to the time of fall of the proton is. मतलब ये बोल क्या रहा है कि शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर था, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड E होगा, ठीक है, दिया हुआ E है, और इलेक्ट्रॉन को क्या किया है ना कि रिलीज किया है रेस्ट से, तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा, तो E इंटू ई के बराबर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। और बोल रहा है कि ये h हाइट जो है वो नीचे गिरता है, तो h हाइट गिरने में इसको जो है वो टाइम कितना लगेगा, तो t का वैल्यू हो जाएगा √2h बाई इधर a, तो फोर्स तो इतना लग रहा है, तो a हो जाएगा E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से इसको T1 बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो √2h me/e इंटू ई इतना होगा पहला केस के लिए। फिर क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड उतना ही है, ठीक है। और कह रहा है एक प्रोटॉन को क्या किया गया है कि रिलीज किया है, तो प्रोटॉन को रिलीज करिएगा तो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा, तो प्रोटॉन पर फोर्स इधर लगेगा, और F का वैल्यू होगा प्रोटॉन पर चार्ज तो E के बराबर ही होता है इंटू ई, तो प्रोटॉन पर फोर्स इतना लगेगा, ठीक है। तो कह रहा है ये h हाइट जब गिरेगा तब टाइम को क्या करना है, दोनों में कंपेयर करना है। तो यहाँ T2 जो होगा तो h हाइट गिरने में टाइम कितना लगेगा, √2h बाई इस डायरेक्शन में a, ठीक है, काइनेमेटिक्स में सब देख चुके होते हैं, तो E बाई मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ से हो गया √2h मास ऑफ प्रोटॉन बाई E इंटू ई, इतना हो गया। तो दोनों कंपेयर करना है टाइम का, तो दोनों केस में क्या होगा कि ये वाला पोर्शन तो क्या है, सेम ही है, तो इसका मतलब टाइम के बारे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन से पता चलेगा। तो चूंकि प्रोटॉन का मास जो होता है वो ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण से प्रोटॉन को नीचे गिरने में टाइम ज़्यादा, ये ज़्यादा रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो प्रोटॉन को नीचे गिरने में क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कम लगेगा। तब बोल रहा है द टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू द टाइम ऑफ फॉल ऑफ द प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन को क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा, प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा, तो ये होगा स्मॉलर 5 टाइम्स ग्रेटर है, ग्रेटर दिया इक्वल दिया, ये गलत हो गया, ये वाला होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसको बिना पेन उठाए भी कोई बना सकता था कि फोर्स को तो देख लेता कि दोनों पर फोर्स नीचे लग रहा है, और एसिलरेशन जो है तो एसिलरेशन होगा F/m, तो दोनों में क्या होगा कि F कांस्टेंट है, तो जिसका मास ज़्यादा होगा एसिलरेशन कम होगा। तो क्या है कि प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो एसिलरेशन कम है, इसका मतलब ये धीरे धीरे आएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, कम टाइम लगेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बिना पेन उठाए भी बता दे सकता था कि इलेक्ट्रॉन को कम टाइम लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ी से चलेगा, ठीक है। ओके, दिया हुआ है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैविंग ए चार्ज Q एंड एरिया A इज, कराए कि इंडिपेंडेंट करेगा डिस्टेंस पर, लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस से रिलेशन निकालना। तो F का वैल्यू हम लोग कितना पढ़ते हैं, तो Q²/2a एप्सिलॉन नॉट, ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखे, क्योंकि उसको Q के टर्म में दिया, अगर बैटरी से कनेक्टेड रहता तो V के टर्म में इसको लिख देते, ठीक है, लेकिन चूंकि चार्ज दिया है तो यही वाला करेंगे। तो कहने का सेंस क्या है कि कह रहा है कि डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा कि नहीं, तो देखिए फोर्स जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो Q कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, ये सब दिया हुआ है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट ही होता है, इसका मतलब ये वाला कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब फोर्स जो है वो डिपेंड D पर नहीं करेगा, ठीक है।
तो कौन सा हो गया, तो हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। इसमें कुछ नहीं करना है, ये हम लोग को याद रहता है Q²/2ε0 है, ठीक है। तो Q कांस्टेंट है क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, एरिया भी कांस्टेंट है, ε0 भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब फोर्स बिटवीन प्लेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये कहाँ से आया वो आप जानते ही हैं। इसको कोई कोई ऐसे भी लिखता है कि Q को लिख देगा सिग्मा है, वहाँ से भी डील करता है कोई, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है या डाटा में क्या दिया गया है। जैसे डाटा में अगर तब बैटरी से कनेक्टेड है तो Q को हम लोग CV से करके प्रोसीड करते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं। दिया हुआ है ए टॉय कार विथ चार्ज Q मूव्स ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। तो हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, तो mg नॉर्मल तो बैलेंस कर रहा होगा, तो केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा कितना, Q × E, ठीक है। तो कह रहा है ड्यू टू द फोर्स Q × E, देखो दे भी दिया है, इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन, माने 1 सेकेंड में 0 से 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। कह रहा है एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड, मतलब 0 से 6 हुआ ना, उसके बाद क्या कर दिया गया, रिवर्स किया है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करेगा तो आप उस प्लस के ऊपर फोर्स इधर लगने लगेगा, मतलब कहानी ऐसा चल रहा होगा। फिर देखते हैं क्या है। मान लो कि कोई भी एक टॉय कार दिया, हम ब्लॉक बना देते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक था जो शुरू में किस में था, रेस्ट में था, और इस डायरेक्शन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, तो इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग जाएगा, तो Q × E के बराबर लगेगा इस पर फोर्स। तो ये भी समझ गए होंगे कि एक्सीलरेशन हो जाएगा QE/m, इतना हो जाएगा ये एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप इधर करते हैं, mg नॉर्मल तो बैलेंस कर जाएगा, तो केवल यही फोर्स लगेगा, तो इसके कारण एक्सीलरेशन इतना होगा। तो इसके कारण इतना एक्सीलरेशन होगा ना, तब बोल रहा है कि t = 1 सेकेंड में, t = 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी जो हो गया है वो 6 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक तो क्या हो गया कि इस ड्यूरेशन में क्या था, ये एक्सीलरेटेड था। अब क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया, तो अब इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो जाएगा कितना, तो QE/m हो जाएगा, फोर्स तो लगेगा QE ही, और इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, तो एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। तब बोल रहा है एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड किया गया, ठीक है। तो एक्सीलरेशन भी उधर आ जाएगा, हो जाएगा, ये समझ गए होंगे। द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more seconds अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फील्ड, ठीक है। तो आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड टॉय कार का 0 से 3 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ समझना, देखो 0 से होकर के ये जब एक्सीलरेटेड हुआ तो 6 मीटर पर सेकेंड हुआ, इस समय में ये रिवर्स कर दिया है, तो अब फोर्स इधर लगने लगेगा, लेकिन वेलोसिटी तो उधर ना है जी। तो पहले वेलोसिटी घटते 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 क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से वेलोसिटी 0 होगा, और वेलोसिटी 0 हो गया, उसके बाद भी इधर ही फोर्स लग रहा है, इधर ही एक्सीलरेशन है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो फिर क्या होगा कि अब ये वाला पहले तो ऐसे चला, अब है जो कि वापस ऐसे लौटना स्टार्ट करेगा, यही पूरा कहानी है, ठीक है। समझना फिर से, शुरू में रेस्ट में था, इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करते थे, बोलता है 1 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी हो गया। जिस समय 6 मीटर पर सेकेंड हुआ उसी समय डायरेक्शन को क्या किया गया, रिवर्स किया गया। तो अब इधर किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो फोर्स भी इधर लगेगा, तो एक्सीलरेशन भी इधर होगा। चल उधर रहा है, माने एक तरह से आप समझो कि ये डिसिलरेट करना स्टार्ट होगा, कि चल इधर रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, एक्सीलरेशन इधर है, तो एक तरह से डिसिलरेट करेगा, मतलब वेलोसिटी घटेगा, घटते 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 0 होगा, फिर 0 होगा और इधर ही लगते रहेगा, तो फिर इधर आना स्टार्ट करेगा। ये सब हम लोग काइनेमेटिक्स में देखे हुए रहते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है काइनेमेटिक्स में, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है एवरेज स्पीड पूछ रहा है और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो बनाने का 2 तरीका, एक तरीका तो क्या है कि एक तरीका क्या हो जाएगा, पहले छोटा वाला ही तरीका हम बताते हैं। हम लोग काइनेमेटिक्स में याद किए हुए रहते हैं कि अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, अगर
कांस्टेंट एसिलरेशन है और कांस्टेंट डिसिलरेशन है। तो एक याद है आपको जो पढ़ाया जाता है कि पहले पार्ट के लिए एसिलरेट होता है, फिर डिसिलरेट होता है, माने रेस्ट से एसिलरेट होकर कुछ हुआ और फिर डिसिलरेट होकर के फिर से रेस्ट में आया। तो उसमें पढ़ाया जाता है कि एस टोटल किसके बराबर होता है, पढ़ाया जाता है ना जी। तो 1/2 α1 इंटू α2 बाई α1 प्लस α2 इंटू टी टोटल स्क्वायर, ये सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उसी ढंग का कहानी यहाँ भी है। देखो रेस्ट में था और एसिलरेट होकर वेलोसिटी कुछ हुआ और फिर डिसिलरेट होकर के 0 होगा और फिर इस डायरेक्शन में चलेगा। तो ये तो तुमको समझ में आ रहा होगा, समझना हम क्या बोल रहे हैं, ये तो तुमको समझ में आ रहा होगा कि एसिलरेशन हुआ तो 1 सेकेंड तक एसिलरेट हुआ, और अगर उतना ही से डिसिलरेट होगा तो फिर फिक्स है कि अगला 1 सेकेंड में ही रेस्ट में आ जाएगा, मतलब यहाँ से 1 सेकेंड के बाद रेस्ट में आएगा, माने t=2 सेकेंड में रेस्ट में आएगा। अगर तुम काइनेमेटिक्स वाला को फील कर रहे होगे तो जो वहाँ पढ़ाया गया था कि रेस्ट से जितना एसिलरेशन से वो चलेगा अगर उतना ही से डिसिलरेट होना स्टार्ट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगला बार रेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, तो जितना देर तक एसिलरेट हुआ उतना ही देर तक डिसिलरेट होगा। और अगर एसिलरेशन बदलता है तो भी बताया जाता है कि A1 टाइम तक एसिलरेट हुआ और फिर क्या होगा, A1 नहीं बोल रहे हैं, T1 टाइम तक एसिलरेट होगा A1 एसिलरेशन से और T2 टाइम डिसिलरेट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, A2 डिसिलरेशन से। तो कहने का सेंस क्या है कि कितना देर में रुकेगा, तो अगर T1 मालूम है तो वो वाला हो जाता है, जितना टाइम से एक्सेलरेशन होता है टाइम उतना ही कम हो जाता है, ये काइनेमेटिक्स में बता दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, वहीं से तो यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड में एक्सेलरेट हुआ, ठीक है, और उतना ही से डिसिलरेट हो रहा है, तो इसका मतलब अगला 1 सेकेंड में रेस्ट में आएगा। समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं। तो t=2 सेकेंड हो गया। अब ये समझोगे कि यहाँ पर एक तरह से रेस्ट से रिलीज हुआ, ठीक है, तो यहाँ से फिर यहाँ पर आ जाएगा वो अगला 1 सेकेंड में, ये तुमको पता चल रहा होगा अगर काइनेमेटिक्स ध्यान में होगा तो ये समझ में आ रहा होगा कि t=3 सेकेंड में भी यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूजन हम लोगों को मिल गया कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो ऐसे हो कर करके यहाँ तक आया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, और डिस्टेंस कितना हुआ तो 10, और उतना ही दूर ये भी होगा और इधर चलेगा तो ये भी इतना। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हुआ अगर s तो डिस्टेंस हो गया s और s 3s, ठीक है, और टाइम इंटरवल 3 ही है। तो ये तो समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट का 3 गुना होगा कौन, डिस्टेंस, इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी से 3 गुना होगा कौन, एवरेज स्पीड। तो पहले तो आप ये देख सकते हैं कि 3 गुना किस में है, तो इसका ये 3 गुना नहीं है, इसका 3 गुना है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो एक तो ऐसे ही छाट ले सकता है कि उतना आंसर होगा, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो बिना पेन चलाए भी आदमी इसको सोच सकता था। कैसे सोचता, पहले फिर हम बता रहे हैं, जनरल फॉर्मेट से बता रहे हैं कैसे सोचता कि ए एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हुआ और फिर ए ही से डिसिलरेट होकर के रेस्ट में आ गया। इसका मतलब क्या है कि जितना देर तक एक्सीलरेट हुआ उतना ही देर तक डिसिलरेट हुआ, ठीक है। तो ये 1 सेकेंड था तो 1 सेकेंड, तो 2 सेकेंड तक यहाँ है, और टोटल 3 सेकेंड लेना है, मतलब 1 सेकेंड का फिर इंटरवल लेना है। तो जैसे जैसे ये रुका होगा वैसे वैसे चलेगा, मतलब अगला 1 सेकेंड में क्या होगा कि फिर वहीं पर पहुँच जाएगा। तो यहाँ के बारे में तुरंत वो समझ जाएगा, ठीक है, और वो तुरंत समझ जाएगा कि डिस्टेंस इतना है तो डिस्प्लेसमेंट इतना है और डिस्टेंस इतना है, तो ये वाला बराबर ही है। तो ये अगर s है डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस है जो कि 3s है, ठीक है, और जब डिस्टेंस 3s है तो स्पीड जो होगा, क्योंकि डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, तो डिस्टेंस 3 टाइम्स है, टाइम तो दोनों के लिए सेम है, तो डिस्टेंस 3 टाइम्स है तो स्पीड भी 3 टाइम्स होगा। तो उससे कर करके या डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन को पकड़ ले सकता था, ठीक है। तो ये तो इसे ही बता दिए बिना पेन उठाए। और अगर जनरली तुमको बनाना है, जनरल फॉर्मेट से बनाना है, तब क्या करोगे
कि पहले तुम एसिलेरेशन निकालो। तो एसिलेरेशन कितना हो जाएगा, चूँकि कांस्टेंट एसिलेरेशन है तो एसिलेरेशन कैसे निकलेगा, डेल्टा V बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा V यहाँ से हो गया 6 माइनस 0 और डेल्टा टी हो गया 1 तो 6। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ आने में एसिलेरेशन कितना है उसका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है यहाँ तक। अब वो डिसिलरेट होगा तो यहाँ पर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा और यहाँ पर वेलोसिटी है। तो अब तुमको क्या करना है कि डिसिलरेशन भी तो इतना ही से होगा, ठीक है। तो हमको ये पता करना है कि कितना देर में वो रेस्ट में आएगा। तो फेंके हो और इधर ए है और रेस्ट में आना है, तो टाइम अगर निकालना रहेगा यहाँ से तो u हो गया 6 और बटा डिसिलरेशन हो गया 6, तो ये हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगला 1 सेकेंड में ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर 1 सेकेंड और लेना है तो 1 सेकेंड, समझ में आ रहा है ना कि अगला 1 सेकेंड में रुक जाएगा। फिर 1 सेकेंड और चर्चा किया है, तब एक तरह से 0 से रिलीज किए हो और 1 सेकेंड इधर चलेगा, ठीक है। तो ये वाला दूरी हम लोग निकाल रहे हैं, 1 सेकेंड में इधर कितना चलेगा। तो S3 का वैल्यू हो जाएगा, u तो हो गया 0 इंटू टी, तो टी का वैल्यू 1, यहाँ से अगला 1 सेकेंड तो 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए का वैल्यू होगा 6 इंटू टी स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया देखो तो 3। इसका मतलब यहाँ से 1 सेकेंड में इधर 3 चलेगा, ठीक है। तो हम लोगों को करना क्या है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो 10 प्लस 10 इधर जो आएगा उसको घटाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। तो पहले हम लोग ये वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो होगा वो मान लेते हैं S1 और ये वाला जो होगा वो मान लेते हैं S2, ठीक है। तो S1 का वैल्यू कितना होगा, तो V प्लस U बाई 2 और T का वैल्यू 1 तो 3 आ गया। इसका मतलब ये 3 है। फिर इसमें अगर आपको निकालना है S2 तो V प्लस U बाई 2 और T का वैल्यू कितना आ गया है, तो 1 सेकेंड में रेस्ट में आ जाता है, तो ऐसा कर देंगे। तो कहने का सेंस क्या हो गया कि ये भी आ गया 3, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 इधर चला, फिर 3 इधर चला और अगला 1 सेकेंड में क्या हो गया कि ये 3 इधर चला। तो यहाँ से गया 6 और 3 चला इधर, तो यहीं पर पहुँच गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही ना है जी, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 3 बटा टाइम इंटरवल इतना, तो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। और अगर एवरेज स्पीड का बात करिए तो हो गया कितना 3 3 3, तो डिस्टेंस कितना हो गया 9, तो 9 बाई 3, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। हालांकि बिना पेन के चलाए कैसे बना सकता है ये बता दिए थे कि डायरेक्टे छट जाता, ठीक है। ऑप्शन है ऐसा था और बाकी आप इसको देख लिए होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें तुमको अगर दिक्कत लग रहा है तो दिक्कत यहाँ नहीं, दिक्कत काइनेमेटिक्स वाला में। तो काइनेमेटिक्स को पहले देख लेना। दिया हुआ है ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय ए बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड another identical uncharged capacitor is connected in parallel, the total electrostatic energy of resulting system, ठीक है। मतलब कितना टोटल एनर्जी बचा हुआ रह गया ये बोल रहा है। तो कह रहा है डिक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 2 रिमेन्स द सेम, इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 2 इंक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ 4, मैंने डिक्रीजेज की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी लॉस निकाल लेते हैं। तो एनर्जी लॉस होता है हाफ C1 इंटू C2, ठीक है। तो कह रहा है आइडेंटिकल, तो C1 इंटू C2 C स्क्वायर, C1 प्लस C2 इतना। V रिलेटिव, तो पहला वाला को चार्ज किया है बैटरी से तो V होगा और दूसरा अनचार्ज था, तो V रिलेटिव इतना हो गया का स्क्वायर। तो ये बराबर किसके हो गया, तो ये V स्क्वायर, तो ये हो गया CV स्क्वायर बाई 4। तो इतना एनर्जी लॉस हो गया और उसके पास एनर्जी कितना होगा, एनर्जी होगा हाफ CV स्क्वायर। तो U फाइनल कितना हो जाएगा, तो शुरू में एनर्जी उसका होगा हाफ CV स्क्वायर, बैटरी भी से चार्ज किया होगा तो इतना एनर्जी होगा और इतना लॉस हो गया, तो ये किसके बराबर बच गया, तो 1/4 CV स्क्वायर। तो जितना लॉस हुआ, ठीक है, उतना ही बचा हुआ रह गया। तो कह रहा है क्या कि एनर्जी का क्या हुआ, मैंने फाइनली सिस्टम का क्या हुआ, तो कह रहा है डिक्रीजेज बाई ए फैक्टर ऑफ
2, ठीक है। तो फाइनली इतना है और इनिशियली कितना था, तो हाफ सी भी स्क्वायर। फैक्टर पूछ रहा है, मैंने एक तरह फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो फाइनली इतना है और इनिशियली कितना था, हाफ सी भी स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 1/2, इसका मतलब 1/2 से डिक्रीज किया, वही बोल रहा है कि बाई ए फैक्टर ऑफ 2, मैंने 2 से क्या किया, वो डिक्रीज किया, ठीक है। बोलोगे 1/2 टाइम्स हो गया, ठीक है, या ये भी बोलोगे कि डिक्रीजेज बाई फैक्टर 2, तो यही हो गया। रिमेन्स द सेम, गलत है, इंक्रीजेज गलत है, इंक्रीजेज गलत है, ठीक है। तो ऐसे हो गया। और अगर हल्का ढंग से बनाना है तो तुम ऐसे भी सोच सकते थे कि एनर्जी जो होता है वो Q²/2C होता है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इसमें बैटरी कनेक्टेड कंटिन्यू नहीं किए हुए, बैटरी को हटा दिया है, तो Q कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। तो पहले कैपेसिटेंस C था और दूसरा से लगाया तो ये वाला डबल ना हो गया जी, तो ये डबल ऐसी होगा, इसका मतलब U फाइनल जो है तो ये डबल होगा, तो एनर्जी हाफ हो गया, इसका मतलब 1/2 ऑफ U इनिशियल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितना फैक्टर हो गया, तो फाइनल ये है, इनिशियल ये, तो 1/2, तो 1/2 मतलब U फाइनल बटा U इनिशियल, तो 1/2, जिसको हम लोग बोलेंगे कि 2 फैक्टर से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इधर से तुरंत बन जाता, अब बाकी ऐसे भी बना सकते थे आप, ठीक है। तो ये सब क्लास में करा दिया था कि कैसे प्रोसीड करना, ठीक है। दिया हुआ है, सपोज द चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर्स स्लाइटली, ठीक है। वन ऑफ देम इज -E एंड द अदर इज E+Δ। तो ऑब्वियस सी बात है कि -E इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया होगा, ये वाला प्रोटॉन के बारे में बताया होगा, ठीक है। वो सपोज, देखो लिख रहा है सपोज, इसका मतलब क्या है कि आपको मानना है कि इतना और इतना। अगर सपोज नहीं बोलता तो इलेक्ट्रॉन का इतना था तो प्रोटॉन का खाली प्लस ही होता, इतना नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में दिए हुए कि सपोज करिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का माइनस वाला हो जाएगा तो माइनस ही है, प्रोटॉन का इतना होगा। करा इफ द नेट of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atom placed at a distance d much greater than atomic size। अच्छा, वो दोनों जो है ना बहुत दूर पर रखा गया, मैंने एक तरह से पॉइंट की तरफ बिहेव करेगा, ठीक है। कह रहा है पार्टी 0, अच्छा फोर्स जो है वो 0 हो गया उस दोनों का नेट का। तो बोल रहा है कि देन डेल्टा ई इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, अच्छा डेल्टा ई के बारे में बताना। तो देखो जी, हाइड्रोजन है तो यहाँ पर होगा प्रोटॉन, ठीक है, E+ΔE, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन, जिस पर इतना होगा। और इससे बहुत दूर, बहुत दूर का मतलब हो गया कि सिमट करके पॉइंट टाइप का हो जाएगा। यहाँ भी होगा प्रोटॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस में, ठीक है, और इसके चारों तरफ कौन घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। तो चूंकि ये बहुत दूर में है तो ये तो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा जी, तो पॉइंट की तरह बिहेव करेगा तो ये ऐसा होगा। तो ओवरऑल एक तरह से यहाँ डेल्टा ई दिखाई देगा, और डी दूरी है जो डी बहुत ज़्यादा बड़ा है इसके साइड से, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है ये बड़ा है, लेकिन ये बहुत छोटा है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और कोई भी बहुत दूर में जब रहता है तो पॉइंट की तरफ बिहेव करता है, ये सब क्लास में ही बताया गया। तो ये वाला भी जब दूर से देखेगा तो सिमटा हुआ दिखेगा, सिमटा हुआ दिखेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल इतना बचेगा, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि ये डेल्टा ही, अरे इसका माइनस वाला इसका प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा तो इतना बचेगा। तो कह रहा है कि इस दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो रिपल्सिव होगा, और ग्रेविटेशनल वाला क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का दिया हुआ है मास 1.67 × 10⁻27 kg, ठीक है। तो कह रहा है कि नेट फोर्स इस पर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पर इसके कारण इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा Q1 Q2 बाई d², इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब इधर जो ग्रेविटेशनल वाला लग रहा होगा G m1 m2, तो दोनों बराबर है मास, तो इतना बाई d², तो ये दोनों कैंसिल कर रहा होगा। यही तो बोल रहा है, देखिए ना, कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम जो d दूरी पर है क्या है, 0। तो 0 होगा, इसका मतलब क्या है कि इसके कारण जो उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा होगा, इसके कारण जो ग्रेविटेशनल लग रहा होगा वो दोनों बैलेंस कर जा रहा होगा। तो कर लीजिए, तो Gm² बाई d²।
के डेल्टा ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। तो ये वाला कैंसिल हो गया। तो आपको डेल्टा ई के बारे में ना बोल रहा है, तो डेल्टा ई कैसे निकलेगा, तो इसको इधर फेंकिएगा और उसके बाद रूट लीजिएगा, तो रूट में तो m बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट जी बाई के। इसी का डाटा पुट कर दीजिएगा। तो m दिया हुआ है हाइड्रोजन का कितना 1.67 इंटू 10⁻27, नहीं भी देता तो इतना ही मानते, एक प्रोटॉन के मास के बराबर, इंटू अंडर रूट जी का भी डाटा दिया है, जी का डाटा नहीं दिया था, जी का डाटा नहीं दिया था, हम लोग को याद रहता है 6.67 इंटू 10⁻11 बाई के। तो के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹, तो ये हो गया 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू ये वाला जाएगा तो हो जाएगा -20, तो 10⁻10 बाहर निकल गया, और इसका 9 का तो 3 निकल जाएगा, और 6.67 है, तो इसका देख लीजिए अप्रोक्स कितना होगा, तो 2.5 का स्क्वायर होता है 6.25, ठीक है, तो 6.25 से क्या है जस्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये 2.6 के आसपास होगा या 2.7 के आसपास होगा, जो भी है। तो कहने का सेंस क्या हो गया कि ये कितना हो गया, देखिए तो 10⁻−37 और कुछ होगा, तो 10⁻−37 के आसपास। तो ये सब तो बहुत ज़्यादा का गैप है, इसका मतलब यही वाला होगा, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर होगा लेकिन उससे कोई मतलब है नहीं, तो 10⁻−37 होगा, ये वाला है। एकदम बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, बस केवल यही ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ जो दूर रहेगा तो वो एकदम पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। तो इस पर माइनस था ई, इस पर था ई प्लस डेल्टा ई, ठीक है, तो क्या होगा कि जब ये एकदम पॉइंट की तरह दूर से दिखेगा तो यहाँ पर केवल डेल्टा ई दिखेगा, ठीक है। तो इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक उधर लगेगा, ग्रेविटेशनल इधर लगेगा, बोला नेट 0 है तो बैलेंस कर देंगे, चल आएगा। तो यही वाला है 10⁻−37। अगर जो ऑप्शन सटा करके देता 10⁻−37, 10⁻−38, 10⁻−36, तब तो हम लोग क्या करते कि एग्जैक्ट कैलकुलेट करते या राउंड करके बताते। समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन वैसा कुछ है नहीं, बहुत ऑप्शन दूर दिया हुआ है कि द डायग्राम्स बिलो शो रीजन्स ऑफ इक्विपोटेंशियल्स, ठीक है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है, ये सब इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ है। कह रहा है ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी इन ईच डायग्राम। पॉजिटिव चार्ज को मूव किया गया, तो पॉजिटिव चार्ज को मूव कराया था तो Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। तो इस केस में वो अलग अलग फिगर में बात किया होगा, तो इसमें करेगा तो Q अब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो 30, इसमें भी 40 माइनस 10 30, इसमें भी 40 माइनस 10 30, इसमें भी 40 माइनस 10 30, तो Q इंटू 30 इतना ही होगा सभी फिगर में। तो बोल क्या रहा है, और चूंकि चार्ज को मूव करा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव होता है, इसका मतलब क्या है कि पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए तो Q इंटू डेल्टा भी होता है, तो Q इंटू 30 हो जाएगा सब केस में। तो कह रहा है कि इन ऑल द 4 केसेस द वर्क डन इज द सेम, सही है। मिनिमम वर्क इन फिगर दिस, मैक्सिमम दिस, मैक्सिमम दिस, मैक्सिमम मिनिमम कुछ है ही नहीं, सब में बराबर है, तो ये ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ था ही नहीं। दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। इट एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क इक्वल टू 4n द चार्ज ऑन द डायपोल इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि टॉर्क दिया है, कितना दिया हुआ है 4, तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा कितना PE sin थीटा, और चूंकि वो डायपोल के लेंथ और चार्ज के बारे में बात कर रहा है, अरे पहले लिख देते हैं यार, तो टॉर्क का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा PE sin थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है 4, सब ऐसा यूनिट में ही पुट करिएगा। P, तो P का वैल्यू हो जाएगा Q, ठीक है, इंटू L, तो L का वैल्यू हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻², तो Q इंटू L, ये हो गया P इंटू E, तो E का वैल्यू हो गया 2 इंटू 10⁵,
और कह रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो साइन 30 डिग्री इतना हो जाएगा। इसको आप देख लीजिएगा, इससे ये 2 हो गया। तो कहने का सेंस क्या है कि क्यू कैलकुलेट करा तो हो गया 10⁻+3, तो इस डायरेक्शन में आएगा 10⁻⁻3, तो 2 × 10⁻³ इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो 2 × 10⁻³ को मिली में बोला है, तो क्यू हो गया 2 मिली, सब असाइनमेंट में किया है तो कूलम हो जाएगा, तो 2 मिली कूलम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ था नहीं, दिया हुआ है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन D and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constants K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure। ठीक है, if a single dielectric material is to be used to have the same capacitance C in this capacitor then its dielectric constant K is given by। ओवरऑल क्या है कि इसको जो है ना वो घुमा फिरा करके बात यही किया है कि इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है। ठीक है, सिंगल डाइलेक्ट्रिक डालो कि कैपेसिटेंस उतना ही रह जाए, मैंने ओवरऑल यही है कि इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। तो इसको तो बनाने का तरीका बताया गया है, क्या कि कैपेसिटेंस इस पोर्शन का कैलकुलेट करिए, इस पोर्शन का कैलकुलेट करिए, इस पोर्शन का कैलकुलेट करिए। ठीक है, और इसको काट दीजिए। देखना जी, बुक में क्या देता है कि इसका C1 निकालता है, C2 निकालता है, C3 निकालता है और इस तीनों को पैरेलल करता है। ठीक है, बुक में भी दिया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में भी दिया हुआ है, जो गलत मेथड है। इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। ठीक है, आंसर भले आ जाएगा लेकिन वो मेथड गलत है। ठीक है, इसमें आंसर आपको मैच कर जाएगा लेकिन वो मेथड गलत है। ये तीनों पैरेलल में है ही नहीं, किसी ना किसी दिन अगर IIT में रहे तो वो कभी ना कभी ज़रूर फंसाएगा उस पर। तो इस चीज़ को तुम समझना कि बोले बताओ ये तीनों पैरेलल में है कि नहीं है, तो ये तीनों पैरेलल में नहीं है, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो हम बस इतना बताना चाह रहे हैं कि बुक में दिया है कि इसका C निकालिए, इसका C निकालिए, इसका C निकालिए, पैरेलल करिए। ठीक है, और उसके बाद जो आएगा उसको इसके साथ सीरीज कर करके जो प्रोसेस होता है करिए, एकदम नहीं करना है, वो गलत मेथड है। ठीक है, हम आपको भले बताते हैं कि क्या प्लेट का एरिया और डाइलेक्ट्रिक का एरिया बराबर है, नहीं है, तो नहीं है, तो हम जो बताते हैं उसमें क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे काट देता है। क्यों काट देता है? ताकि डाइलेक्ट्रिक का एरिया प्लेट का एरिया बराबर हो जाए। तो इसका एरिया A/3 है, इसका A/3 है, इसका A/3 है, और प्लेट का A है, तो A/3 पर पहले काट दो। तो जैसे काटोगे तो पहले इसका निकाल लेना, फिर इसका निकालना, फिर इसका निकालना, और फिर वो तीनों पैरेलल में हो जाएगा। वो करेक्ट मेथड है। ठीक है, लेकिन वैसे करने में तुमको टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक बताया जाता है कि कभी भी इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना रहेगा तो तुम क्या करना कि सब को बराबर कर देना K के। तो अगर सब को के अगर कर दिए तो इक्विवेलेंट भी K ही आना चाहिए, क्योंकि K1 को K कर दिए, K2 को K कर दिए, K3 को K कर दिया, K4 को K कर दिए। इसका मतलब एक मटेरियल बना दिए, तो इक्विवेलेंट भी वही मटेरियल होना चाहिए। ऐसा मतलब जितना बार अभी तक पूछा गया सब में तुम मारोगे तुमको रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा नहीं करेंगे कि इसको काट देंगे, इसको काट देंगे और इसका कैलकुलेट करेंगे और फिर रिजल्टेंट का निकाल के बराबर करेंगे। ये सब नहीं करेंगे, बहुत टाइम किल कर देगा। ठीक है, और एक चीज़ जो बताएं कि बच्चा सोचता है ये पैरेलल में, जबकि वो पैरेलल में नहीं है। चाहे बुक दे चाहे क्वेश्चन बैंक दे, सब गलत दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना। तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? ट्रायल वाला मेथड से कि K1, K2, K3 और K4 को बराबर कर देंगे K के। तो अगर तुम सब को K के बराबर कर दिए तो इक्विवेलेंट जो होगा वो भी K आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसे बोला इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ठीक है, तो हम लोग K1, K2, K3, K4 के जगह पर पुट करो K, और देखो तो कि नेट भी K के बराबर आता है। ठीक है, या कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। तो यहाँ के करो तो 3 और 3 6, तो इसका मतलब क्या हो गया 6K हो गया, जो कि कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो मतलब गलत हो गया। ठीक है, यहाँ K करो पुट तो ये 2K हो गया, K तो 3K हो गया, 3 से 3 कैंसिल करोगे तो यहाँ हो जाएगा कितना 2K और 2K 4K, तो 4K K के बराबर है नहीं, तो गलत हो गया। ठीक है,
फिर यहाँ पर पुट करो तो यहाँ पर पुट करोगे के, और यहाँ भी के, तो यहाँ हो गया कितना 1/3 के, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/k, ठीक है, और यहाँ भी बचेगा 1/k, जोड़ोगे तो 2/k, समझ में आ रहा होगा। तो 2/k इधर से आ गया, 2/k इधर से आ गया, कंडीशन मैच कर गया, इसका मतलब इसके सही होने का चांस है। हम ही नहीं बोल रहे सही होगा, लेकिन इसके सही होने का चांस है। फिर यहाँ पर भी के पुट करो, तो के पुट करोगे 3/2 हो गया, 3/2 के, और इसको भी पुट करोगे तो हो जाएगा 3/k, तो 3/k और 3/2 के, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हुआ ना जी, 3/k हो गया, 3/2 हो गया, तो ये 6 होगा 3, तो 9/2 के, तो क्या 9/2 के हुआ, नहीं हुआ, इसका मतलब एक ही वो कंडीशन ही सेटिस्फाइड किया, तो यही वाला हो जाएगा। तो ये सब बनाना ही नहीं है, वो तो हम खाली यूजुअली बता रहे हैं कि सबको जितना भी रहेगा, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, इसको क्लास में बड़ा अच्छा डिस्कस किया जाता है, 2-3 को एग्जाम्पल भी कराया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सब के जगह पर इक्विवेलेंट वाला पुट कर दीजिए, या सब के जगह पर इक्वल पुट करिए, तो देखिए कि जो आता है वो जो पुट किए उसी के बराबर तो आ रहा है ना। अगर उसके बराबर नहीं आएगा तो गलत है, उसके बराबर आएगा तो उसके सही होने का चांस है, ठीक है। अगर 2-2 आएगा तो छांटना बताया जाता है क्लास में। तो यहाँ पर तो आप देख रहे होंगे कि जैसे ही पुट किए तो ये वाला मैच नहीं किया। चलिए ना करके दिखाएंगे क्या होता है, देख ही रहे होंगे आप जी कि ये वाला कितना हो गया 6k हो गया, जो कि k के बराबर नहीं है, तो ऐसे करके देखे तो सी ऑप्शन हो गया, तो डायरेक्ट सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसमें कुछ करते हमने क्लास अगर किए हुए होंगे तो आपको पूरा क्लियर पता चल रहा होगा कि कैसे करना, अदरवाइज इसमें बहुत टाइम किल कर देगा, ठीक है। दिया हुआ है 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय 2 massless strings of length L are initially at a distance D, ठीक है, D very less than L है, apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate, ठीक है। As a result, the spheres approach each other with a velocity v, then v varies as a function of, अच्छा ये डिट्टो रिपीटेड है किसका वाला, जेई मेन वाला। तो जेई मेन में पूरा विस्तार से डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत होगा तो आप जेई मेन वाला वीडियो देख लीजिएगा तो हो जाएगा। यही एकदम जेई मेन वाला डिट्टो उठा के पूछ दिया है, तो यहाँ पर हम बनाते नहीं क्योंकि उसको जेई मेन वाला हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको अभी छोड़ दे रहे हैं, उसमें देख लीजिएगा जेई मेन वाला। दिया हुआ है ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज कैपेसिटी C, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज D एंड पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा ठीक है, कह रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज, तो फोर्स का वैल्यू तो हम लोग कितना पढ़े हुए रहते हैं, Q²/2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इसमें बोल क्या रहा है कि जो ऑप्शन दिया है वो Q के टर्म में नहीं दिया है, किसके टर्म में दिया है, C और V के टर्म में दिया है, तो Q को C भी कर दीजिए, तो ये हो जाएगा C²V²/2A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखिएगा आप कि एरिया को भी गायब कर दिया है, एरिया का चर्चा नहीं किया है। तो एरिया को गायब करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा D और D, ताकि ये वाला बन गया C, तो C से C कैंसिल हो गया। ये समझ में आया कि एरिया को गायब करना है तो उसको कैपेसिटेंस की तरफ फेंक देते हैं। अब बाकी ये सब कुछ ऐसा नहीं कि बहुत दिमाग लगा, वो क्लास में ही बताया था कि कैसे कैसे किधर प्रोसीड करना। तो C से C कैंसिल हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, तो CV²/2D के, तो CV²/2D दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, तो यही वाला होगा, ठीक है। और अगर दिमाग नहीं लगा करके बनाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पर चार्ज होगा मान लो -Q, इस पर +Q है, ठीक है। तो मैंने एक तो फॉर्मूला हो गया, आप उधर से ही बढ़ जाइए, सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब इसमें करना है तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा इसका चार्ज इनटू इसके कारण इंटेंसिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी है और सेपरेशन इसके बीच का D है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो होगा इस दोनों के कारण,
V/D होगा, और कैपेसिटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V है और सेपरेशन D है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी जो होगा वो होगा V/D। किसके कारण? इस दोनों के कारण, और दोनों कारण इक्वल होता है, इसके कारण इधर होता है, इसके कारण इधर होता है, तो दोनों कारण इक्वल होता है। तो इस पर फोर्स देखना है, तो इसका चार्ज और इसके कारण इंटेंसिटी, और इसके कारण इंटेंसिटी होता है कितना, तो जितना बीच में होता है उसका आधा, ये क्लास में ही बताया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटेंसिटी V/2D, ठीक है। और Q के टर्म में डाटा नहीं दिया है, C के टर्म में डाटा दिया है, तो Q को C भी लिखिए, तो C भी लिखिएगा, इससे करिएगा तो CV²/2D, ठीक है। तो क्लास में एक्चुअली इधर से ही डेरिवेशन करके इसको बताया जाता है, ठीक है। यहाँ किया आता है Q, और इसके कारण हो जाएगा कितना, σ/2ε0, वहाँ से बढ़ के ये किया आता है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना है, हम तो खाली वो यूजुअली बता दिए। फोर्स का फॉर्मूला याद है, पुट कर दिए। Q के टर्म में देगा यही होगा, CV के टर्म में देगा, इसको खोल दीजिएगा, ठीक है। एरिया को अगर रहने देता तो यही रहने देते, लेकिन एरिया को गायब करना है तो दो उपाय था, या तो C को खोल देते ε0/D में, तब भी कट करके ही गायब हो जाता, या समझ आ रहा है, एक C को खोलते, या फिर ऐसे कर दिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें कि बहुत हार्ड है, आप समझ रहे होंगे। चलिए, दिया हुआ है कि इफ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन ए रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज, अच्छा पोटेंशियल वेरी करता हुआ दे रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, ये एक कॉमन क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर, तो ई वेक्टर हो जाएगा माइनस डाउ V/डाउ xi कैप माइनस डाउ V/डाउ/j कैप माइनस डाउ V/डाउ/z k कैप। ये तो एकदम बहुत सारा क्वेश्चन इस पर करवाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, और डाउ V/डाउ x, तो इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 6 बाहर हो जाएगा, केवल x बचा हुआ रहेगा, तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो 6 हो गया, समझ रहे होंगे। 6 बाहर हो गया, तो x के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, -0, और वहाँ भी x नहीं, मैंने पूरा कांस्टेंट है तो 0, इतना i कैप माइनस। अब बाई के रिस्पेक्ट में करें, तो इसको बाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अब ये 6x बाहर निकल जाएगा, बाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और उसका बाई के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 1 हो जाएगा, उसको बाई के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 2z बाहर हो जाएगा, और बाई के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो इतना j कैप हो गया, ठीक है। फिर माइनस z से करिएगा, तो z से करेंगे तो ये वाला तो कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो पूरा 0 हो गया, और z से उसको करेंगे तो 2 बाहर हो जाएगा, और z के रिस्पेक्ट में 1, तो ये हो गया k कैप। तो ई वेक्टर किसके बराबर हो गया, -6/i कैप और -6x - 1 + 2z j कैप -2/k कैप, ठीक है। तो ये बराबर हो गया, और पुट कह रहा है करने के लिए 110, ठीक है। इंटेंसिटी कहाँ पर, 110 पर, तो यहाँ पर बाई की जगह पर 1 पुट कर दिया तो -6i कैप हो गया, और x के जगह पर 1, बाई के जगह पर 1 पुट करिए, और z के जगह पर 0, तो यहाँ पर पुट करिएगा 1 तो 6, ये -1 है, z के जगह पर 0, तो इतना हो गया -2, अब बाई के जगह पर 1 है तो यहाँ हो गया 1k कैप। तो ये किसके बराबर हो गया, -6i कैप, ठीक है। ये हो गया 5, अच्छा यहाँ j कैप छूट गया, तो -5j कैप + 2k कैप, यही हो गया। तो इसको देख लीजिए, -6i कैप, अच्छा माइनस को कॉमन कर लिया है, तो माइनस को कॉमन कर लीजिए, माइनस को कॉमन कर लीजिए, तो ये हो गया 6i कैप + 5j कैप -2k कैप, ठीक है। तो माइनस बाहर है, 6i कैप + 5j कैप -2k कैप। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखिए तो, कुछ गड़बड़ हो गया होगा, देख लीजिएगा। -6i कैप + 5j कैप माइनस यहाँ कॉमन, अच्छा ठीक है, सॉरी ये वाला माइनस है ना, तो ये वाला माइनस में है यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस, तो ये वाला प्लस हो गया, तो मैच कर गया, कुछ है नहीं, ठीक है।
ये तो कॉमन टाइप है, ये सब बताया ही जाता है। दिया हुआ है ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ EMF V एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम इट। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देगा, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट रह जाएगा। बोल रहा है डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के विच कैन जस्ट फिल द एयर गैप ऑफ द कैपेसिटर, मतलब फुल्ली फिल कर देगा। ठीक है, इज नाउ इंसर्टेड इन इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि एनर्जी में इतना का चेंज होगा, चार्ज में चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है, आई एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। तो पहले एनर्जी वाला ही देख लेते हैं। तो चूंकि बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब चार्ज कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी लॉस जो होगा वो बराबर होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल के। तो U फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, Q²/2 C, जो बाद वाला C है। तो पहले कैपेसिटेंस C था और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, इससे फुल्ली इंसर्ट किया है। तो अब कैपेसिटेंस हो जाएगा C × K माइनस इनिशियल, तो Q²/2C, यही वाला हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या किया है कि चेंज इन एनर्जी जो दिया है V के टर्म में दिया है। तो जब C कैपेसिटेंस था और बैटरी V वाला उससे कनेक्ट किया था, तो Q का वैल्यू C भी था, बाद में डाइलेक्ट्रिक डाला भी तो कैपेसिटेंस बदला, Q तो उतना ही रह गया। तो Q के जगह पर C × V करेंगे। तो पहले इसको बाहर खींच लो। ठीक है, या चलो वहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया C² V², Q के जगह पर C भी /2CK माइनस C² V²/2C। अब यहाँ से देख लीजिएगा, C से एक तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ½ CV² बाहर खींच लीजिएगा। तो ये हो गया 1/K -1, इतना हो गया। ठीक है, तो देखिए ½ CV² 1/K -1, तो एनर्जी चेंज मैच कर गया, इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर बोल रहा है चार्ज ऑन दी कैपेसिटर इज नॉट कंजर्व्ड, ये गलत हो गया। चार्ज तो कंजर्व रहेगा, बैटरी जैसे डिस्कनेक्ट करिएगा तो चार्ज कंजर्व रहेगा, तो यही गलत है। आपको पूछ रहा है ना कौन गलत है, तो ये गलत है। ठीक है, तो ये सही हो गया, ये गलत हो गया। तो एक तो क्या हुआ कि आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, गलत हो गया, लेकिन हम लोग फिर भी देखेंगे। अब चलिए यहाँ से देखते हैं। तो C ऑप्शन में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा Q/C, तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये वाला K टाइम्स बढ़ेगा तो ये K टाइम्स घटेगा। तो बोला पोटेंशियल डिफरेंस K टाइम्स डिक्रीज किया, ये भी सही है। फिर बोला एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर डिक्रीजेज K टाइम्स, तो एक तो यहाँ से पता चल रहा है कि शुरुआत में एनर्जी था Q²/2C, अब बाद में हो गया Q²/2CK, तो क्या हुआ कि K टाइम्स घट ना गया जी। ऐसे भी कर सकते थे कि U का वैल्यू है कितना, Q²/2C, तो ये कांस्टेंट रह गया, ये कांस्टेंट रह गया, तो ये K टाइम्स बढ़ेगा तो ये K टाइम्स घटेगा। तो ये वाला सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कौन इनकरेक्ट है, तो B ऑप्शन होगा जो कि क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है 2 थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2, K1 लेस देन K2 से, ठीक है, आर इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एज शोन इन द फिगर। द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स विथ डिस्टेंस D एज मेजर्ड फ्रॉम प्लेट P इज करेक्टली शोन बाय। अच्छा, ये बोल रहा है कि इस दो प्लेट के बीच में क्या किया है कि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया। ठीक है, तो जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाएगा तो एक तरफ से दूसरे तरफ जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन क्या होगा। तो आपको तो क्लास में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वेरिएशन पढ़ा दिया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस का भी वेरिएशन पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ बना देते हैं, तो एक तरह से यह ऐसा है कि यहाँ प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस है। हालांकि क्लास में भी इस ढंग का क्वेश्चन डिस्कस कर दिया जाता है जी। तो यहाँ पे जो है दो डाइलेक्ट्रिक है जो कि डाला गया है, इसका डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K2। तो ये K1 हो गया, K2 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, तो लाइन ऑफ फोर्स जो यहाँ से निकल कर कैसे जाएगा, तो यहाँ पर अगर E0 होगा तो ये तो आपको पता है कि इस जगह पर हो जाएगा E0/K1, और इस जगह पर कितना हो जाएगा, तो
ई नॉट, देखो यहाँ से चलोगे तो यहाँ ई नॉट था, यहाँ ई नॉट बाई K1 हुआ, फिर जब एयर आएगा तो ये ई नॉट ही हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ई नॉट बाई K2, और फिर यहाँ पर आएगा तो फिर से ई नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहानी है जो कि चलेगा। और एक चीज़ ये भी है कि K1 लेस देन है किससे, K2 से, तो ये वाला ज़्यादा है तो ये वाला कम जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ पर इंटेंसिटी बोल दीजिए E2 और इसको क्या बोल दीजिए अगर E1, तो K2 क्वेश्चन में दिया हुआ ज़्यादा, तो ये अगर ज़्यादा है तो ये वाला कम हो जाएगा। इसका मतलब E2 कम होगा किससे, E1 से। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चलिए अब आगे देखिए, तो हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर ई नोट होगा जो भी होगा, ठीक है, जैसे ही एंट्री करेंगे तो घटेगा। तो इसमें क्या है कि बढ़ गया है, तो देखो ऑप्शन को छांटते हैं, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा, बढ़ने वाला नहीं होगा, यहाँ ई नोट होगा, जैसे एंट्री करेगा घट जाएगा। ठीक है, तो ये बढ़ रहा है तो ये गलत हो गया, इसमें घट रहा है तो ये हो सकता है, इसमें घट रहा है तो हो सकता है, इसमें घट के 0 हो गया तो घट के 0 भी नहीं होगा, अगर ये मेटल रहेगा तब घट के 0 होगा, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब इस दोनों में हम लोगों को देखना है, तो क्या वहाँ से देखना, तो यहाँ पर ई नोट है, इसमें गए तो घट गया, फिर से ई नोट हो गया, फिर इसमें जाएंगे तो फिर घटेगा, इसमें दिखा रहा है क्या कि बढ़ गया, इसका मतलब वो गलत है। तो ये भी समझ में आ रहा है कि नहीं, कि इसमें क्या हुआ कि पहले घटा फिर बराबर हुआ यहाँ पे, और फिर एंट्री करेंगे तो घटना ही चाहिए, इसमें बढ़ रहा है, इसका मतलब बी भी गलत हो गया, तो सी हो जाएगा। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं आप कि इसका K2 ज़्यादा है, तो K2 ज़्यादा है तो E कम होगा, मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर इसमें E1 है तो इसमें E2 होगा और ज़्यादा घटेगा तो E कम बच जाएगा। तो ओवरऑल ये सही है। ठीक है, तो क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो कराया ही जाता है, अगर पोटेंशियल का कहेगा ग्राफ करने के लिए तो कैसे करेंगे बताओ। तो पोटेंशियल का अगर ग्राफ कहेगा बनाने के लिए तो यहाँ पर V है और इस दूरी में इधर चलते हैं तो D है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो हर हालत में पोटेंशियल घटेगा ही, ये तो तुम समझ रहे होगे। तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, फिर इसमें भी जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कम है इसलिए कम तेज़ी से घटेगा। तो अगर ग्राफ तुम बनाना चाहो तो इसका पोटेंशियल कुछ भी होगा, ठीक है, मान लेते हैं V नोट होगा, तो यहाँ से यहाँ जाओगे तो E नोट इंटू जो भी सेपरेशन होगा उसके हिसाब से घटेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे ही इसमें एंट्री करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ ही चल रहे हो, तो हर हालत में क्या है कि पोटेंशियल घटेगा ही, लेकिन इसमें कम तेज़ी से घटेगा क्योंकि इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो गया है। पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना जी, E इंटू डी, मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं, तो E कम हो गया तो कम तेज़ी से घटेगा, तो कम तेज़ी से घटेगा तो कुछ ऐसा टाइप का होगा। ठीक है, फिर इसमें हवा में आएगा तो फिर क्या होगा कि थोड़ा जैसे इसमें घटा था वैसे ही घटेगा, तो इसी ढंग से डायग्राम बनेगा, फिर क्लास में पूरा विस्तार से किया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी होगा। फिर इसमें आएगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और कम हो गया तो थोड़ा सा और कम से घटेगा, तो ये कुछ कांस्टेंट नहीं होगा, कुछ ऐसा टाइप का होगा, कांस्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है, और उसके बाद फिर जब एयर में आएगा तो फिर एयर टाइप का ही घटेगा, तो इसके पैरेलल टाइप में हो जाएगा कुछ ऐसा। तो इसी ढंग से कहानी चलेगा। ठीक है, तो ये पूरा क्लास में बताया जाता है, हम तो यूजुअली अभी ऐसे बताए हैं, तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बताया हुआ ही टाइप का था। चलो, दिया हुआ है ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन ए चार्ज q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर रिस्पेक्टिवली r। देखो यहाँ क्या दिया हुआ, कंडक्टिंग स्फीयर दिया है, तो बोला नहीं है तो होगा सॉलिड स्फीयर ही, लेकिन कंडक्टिंग है तो मटेरियल के व्यू से सॉलिड हो सकता है, लेकिन चार्ज के व्यू से तो हॉलो होगा। तो हॉलो के लिए क्या हो गया, तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा, तो KQ/R होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो पोटेंशियल यहाँ 0 दे रहा है तो ये गलत हो गया, तो पोटेंशियल होगा कितना, बोथ 0 है तो ये भी गलत हो गया, पोटेंशियल होगा KQ/R, तो ये दोनों है, और इंटेंसिटी कितना हो जाएगा 0, तो ये वाला इसका मतलब बी ऑप्शन होगा। इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। ठीक है, दिया हुआ है इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V इक्वल टू दिस। देखो ये V है जो कि x/z पर डिपेंड करा है, तुम्हारे दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के थ्रू प्रोसीड करेंगे, वेयर V इज इन वोल्ट एंड x/z आर इन मीटर, सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज ऑफ 2 कूलम सिचुएटेड एट
0.111 इज, ठीक है। तो ये इस चार्ज पर फोर्स निकालना था, फोर्स के लिए हो जाएगा ये चार्ज Q इंटू ई। तो बेसिकली ई हम लोग को निकालना है किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। तो ई तो हम लोग जानते ही हैं, डायरेक्ट कर देंगे। तो ई का वैल्यू क्या होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ डाउ v बाई डाउ एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करो, तो 6x का हो जाएगा 6, 8x बाई का क्या हो जाएगा, तो 8 बाई कॉमन हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, ठीक है। 8 बाई का तो हो जाए -8 बाई का हो जाएगा 0, ठीक है। और उसमें भी x का कंपोनेंट नहीं तो कांस्टेंट होगा तो 0। तो इतना हो गया आई कैप, ठीक है। माइनस डाउ v बाई डाउ बाई, तो इसको बाई से करोगे पार्शियली डिफ्रेंशिएट, तो ये तो 0 हो जाएगा। इसको करोगे बाई से डिफ्रेंशिएट पार्शियली, तो क्या होगा कि 8x बाहर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं पहले। तो क्या होगा कि पहला वाला टर्म जो है कितना 6x, तो बाई से पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करोगे 0 होगा, और उसको बाई से पार्शियल डिफ्रेंशिएट करोगे तो इतना होगा। फिर उसके बगल वाला को बाई से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो इतना होगा, उसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6z हो जाएगा, इतना j कैप, ठीक है। फिर माइनस डाउ v बाई डाउ z, तो z से करोगे तो ये 0 ये 0 ये 0, क्योंकि ये कांस्टेंट होगा। z से करोगे तो केवल 6 बाई होगा, तो हो जाएगा 0 -0 -0 प्लस z से उसको करोगे तो 6 बाई हो जाएगा k कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना निकल गया x बाई z पॉइंट पर, ठीक है। हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 111 पे, तो यहाँ से कर दो माइनस, और बाई के जगह पर 1 पुट कर दोगे तो हो जाएगा -8। तो कहने का अर्थ ये कितना हो गया -2, तो ये हो गया -2 आई कैप, ठीक है। माइनस फिर यहाँ पर 1 पुट कर दो, यहाँ भी 1 पुट कर दो, तो 1 पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा -16 और +6, तो कितना हो गया -10, ठीक है जे कैप। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ बाई के जगह पर 1 पुट कर दो, तो ये कितना हो गया 6, तो यहाँ से कितना हो गया -6 k कैप, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या हो गया कि ये हो गया 2i कैप प्लस 10j कैप -6 k कैप। तो अगर फोर्स निकालना है चार्ज पर, ठीक है, तो फोर्स चार्ज पर निकालना है तो हो जाएगा Q, तो Q हो गया 2 और E, तो E में क्या करना है कि 2 को कॉमन कर लेना, तो ये हो जाएगा I कैप प्लस 5j कैप -3 k कैप। तो इतना ही फोर्स लगेगा। मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो F का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये तो हो जाएगा 4, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 + 25 + 9, ठीक है। तो ये हो गया 4, और ये कितना हो गया, तो 9 1 10 35 हो गया, तो 4√35 हो गया, तो 4√35 ये वाला है, तो डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, थ्योरेटिकल है। दिया हुआ है कि A, B एंड C आर 3 पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। तो आपको तो पहले ही से याद है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल घटेगा तो सबसे कम इसका रहेगा, उससे कम इसका रहेगा, सबसे ज़्यादा इसका रहेगा। इस डायरेक्शन में घटेगा, सबसे कम इसका, फिर इसका, फिर इसका, तो सबसे कम ए पर होगा, मिनिमम होगा ए पर, और मैक्सिमम होगा बी पर। तो मैक्सिमम एट सी ये गलत है, सेम एट ऑल पॉइंट्स गलत है, मैक्सिमम एट ए ये भी गलत है, मैक्सिमम एट बी, तो बी पर मैक्सिमम है तो सीधे डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब बच्चा टाइप का एकदम क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे। दिया हुआ है 2 पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेज आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाई स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ एल, ठीक है। करा है कि द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर, 2 पिथ बॉल है, इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना है आर है, ठीक है। बोल रहा है कि नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लेम्ड एट हाफ ऑफ द हाइट, हाफ ऑफ द हाइट पर क्लैम्प किया, मतलब क्या हो गया कि जितना ये था ना बाई, तो क्या किया कि क्लैम्प ऐसा किया इस दोनों को मिलाकर क्या बाई/2 ही हो गया, ठीक है। तो कह रहा है द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन द बॉल्स नाउ बिकम्स, तो कह रहा है इसके बीच में जो सेपरेशन होगा अब कितना होगा। तो पिथ बॉल का कोई भी प्रॉब्लम हम लोग प्रोसीड कहाँ से करते हैं, tan थीटा वाला से, तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg, ठीक है। और चूंकि यहाँ हाइट का बात किया है तो ये न थीटा होता है, तो tan थीटा हो जाएगा 10/10, तो tan थीटा हो जाएगा r/2 बाई ये बराबर होगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो ये होगा K Q1 Q2, तो इतना बाई r²
क्योंकि वहाँ देख लो दिया हुआ इक्वल चाहे, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बाई एम जी, ये पहला वाला के लिए केस के लिए आ गया। दूसरा केस के लिए क्या होगा कि फिर से हम लोग पिथ बॉल वाला ही लगाएंगे, तो हो जाएगा कितना, अब tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा दिस बाई दिस। तो अब जो है डिस्टेंस मान लेते हैं कि आर डैश है, तो हो जाएगा आर डैश बाई 2 बटा बाई 2, इतना हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा आर डैश बाई 2 बटा बाई 2। तो ये वाला हो गया, ये बराबर होगा किसके, तो अब फोर्स लगेगा के Q1 Q2, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा बाई, अब दूरी हो जाएगा कितना, आर डैश का स्क्वायर बाई एम जी, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो आपको क्या करना है कि आर डैश को है जो कि कैलकुलेट करना है। तो आर डैश को कैलकुलेट करना है तो क्या करिए कि रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो ले लीजिएगा तो सब गायब हो जाएगा, जो अननोन रहेगा वही वाला बचा हुआ रह जाएगा। तो यहाँ से रेशियो लीजिए, तो देखिए r बाई 2 और r डैश बाई 2, सबसे पहले देखिएगा यहीं से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ से कितना, लिख देते हैं अदरवाइज कहीं ऐसा नहीं कि इधर उधर छूट जाए। तो r बाई 2 बाई हो गया यहाँ से, और यहाँ से हो गया r डैश बाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई एम जी आर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर आर डैश स्क्वायर एम जी, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, के क्यू स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर हो गया, बाई से बाई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कितना आ गया, तो आर बाई 2 आर डैश, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर से बचा है 1 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर से तो इसको ऊपर फेंकिएगा तो हो जाएगा आर डैश का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो इसको उधर फेंकिए, उसको उधर फेंकिए, तो हो गया आर क्यूब, कितना हो गया 2 आर डैश का क्यूब। तो आपको क्या करना है, आर डैश कैलकुलेट करना है, तो इसको इधर फेंकिएगा तो हो जाएगा आर क्यू बाई 2 पर पावर 1 बाई 3, इसको जिस फॉर्मेट में दिया होगा। तो आर तो है जो कि वैसे ही रह जाएगा, तो एक तरह से ही हो गया आर, इस पर हो गया 2 पर पावर 1 बाई 3, देखिए जो ऑप्शन में इसे सेट किया है, तो यहाँ पर हम भी ऐसे कर दे रहे हैं, तो इतना हो गया। तो यही वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो 2 पर पावर 1 बाई 3 होगा ना, उसी को ऐसे करके लिखा है, तो ये डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो आप इस ढंग से प्रोसीड कर सकते हैं, इसमें कुछ था नहीं। अब देखो इसको तुम लगाना स्टार्ट करोगे, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एम जी टेंशन बैलेंस करके इसको लिखोगे, तो इसी को लिखने में तुम्हारा टाइम किल हो जाएगा। इसलिए तुम देख चुके होगे 4-5 बार आ चुका है अब तक। पीथ बॉल प्रॉब्लम जब भी रहेगा 10 इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई एम जी प्रोसीड करेंगे। हाइट का बात करेगा तो इसको हाइट की तरफ लेकर के जाएंगे, और हाइट का बात नहीं करेगा तो इसको है जो कि मतलब इधर से प्रोसीड करेंगे दिस tan थीटा का वैल्यू। तो हाइट का बात अगर नहीं करेगा तो जरूर छोटा दिया हुआ रहेगा, छोटा वगैरह दिया हुआ रहेगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, तो प्रोसीड कर जाएंगे, वो सब हम बता चुके हैं, ठीक है। दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज अलाइंड पैरेलल टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट द डायपोल बाई 90 डिग्री इज। तो ये तो डायरेक्ट हम लोग पढ़े हुए रहते हैं कि W एक्सटर्नल जो होता है वो बराबर होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल के। तो ये हो जाएगा माइनस PE cos 90 डिग्री माइनस, और ये कितना हो जाएगा माइनस PE, और उसी के डायरेक्शन में था तो ये 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से कर लीजिएगा तो ये 0 हो गया, तो वहाँ से कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा PE के बराबर, ये हो गया 0, तो ये हो गया प्लस PE cos 1, तो इतना हो गया, तो PE के बराबर हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको देख लेते हैं। दिया हुआ है ए चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 इक्वल चार्जेज Q, द सिस्टम ऑफ द 3 चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। तो ये बोल क्या रहा है कि 2 चार्ज है इक्वल है, ठीक है, Q, और इसके सेंटर पर जो है वो रखे हुए है किसको, स्मॉल q को। तो माने दूरी सेम होगा, तो अगर इधर से a है तो इधर से a है,
तो बोल रहा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सिस्टम इक्विलिब्रियम में सब इक्विलिब्रियम में, तो ये तो ऐसे भी इक्विलिब्रियम में रहेगा क्योंकि इसका 4 है, इसके कारण इंटेंसिटी, तो इस दोनों का तो मिडिल पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में दिखाना है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में है ही, इसको इक्विलिब्रियम में दिखा देते हैं। इसको दिखा देने का मतलब है ये भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है। तो अब ये इक्विलिब्रियम में कैसे होगा, तो इसके कारण तो फिक्स है, ये दोनों सेम ना है, तो ये उसको रिपेल करेगा, तो हो जाएगा KQ² बाई 2A का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4A²। ठीक है, और इसके कारण तब तो हर हालत में इधर ही लगेगा, इस पर ये दोनों लगाएगा तो ये उधर लगाएगा, तो ये इधर लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड KQ बाई इसके बीच का दूरी है A, तो A²। तो ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब ये दोनों कैंसिल कर जाएगा, मैग्नीट्यूड बाई डायरेक्शन तो उल्टा है ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा KQ बाई A², ये बराबर हो जाएगा KQ² बाई 4A²। इससे ये कैंसिल हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया। ठीक है, तो Q का वैल्यू हो गया Q/4। मैग्नीट्यूड बाई साइन देखोगे तो क्या होगा कि ये इसको इधर करा, माने इस दोनों का साइन उल्टा होगा, तो Q का वैल्यू कितना हो जाएगा, -Q/4 हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं, बिना पेन उठाए भी बना सकता है, वो बता चुके हैं। ठीक है, जेईई मेन वाले में। तो कहने का सेंस क्या है, -Q/4 हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। तो कुछ है नहीं ये सब में, बड़ा आसान है। दिया हुआ है an electric dipole of dipole moment P is placed in an electric field of intensity E। ठीक है, डायपोल को रखा गया है। The dipole acquires a position such that the axis of dipole makes an angle theta with the direction of the field। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल में थीटा एंगल है। ठीक है, assume that the potential energy of the dipole to be 0 when थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। या नहीं भी देता है जी, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर ही क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। फॉर्मूला देखो ना, -PE cos थीटा था, cos 90 डिग्री पुट करोगे तो वो 0 होगा। ठीक है, डेरिवेशन मान करके ही किया जाता है कि 90 डिग्री पर क्या है, 0। तो ये बोल दिया है कि एज्यूम करिए 90 पर 0 है, नहीं भी देता तो वही होता है। इसका मतलब क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, बोला दी टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल विल बी, तो टॉर्क तो डायरेक्ट हो जाएगा P क्रॉस E, तो PE sin थीटा। ठीक है, तो PE sin थीटा इस तीनों में है, तो ये तो गलत हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -PE cos थीटा, तो -PE cos थीटा इसमें है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है 4 पॉइंट चार्जेज -Q 2Q एंड 2Q आर प्लेस्ड 1 एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन Q and Q for which the potential at the center of the square is 0। तो यहाँ पर से क्या है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, इसके कॉर्नर पर एक पर दिया हुआ -Q, एक पर दिया हुआ इतना, एक पर दिया हुआ 2Q, एक पर दिया हुआ 2Q। तो कह रहा है कि सेंटर पर ही नहीं बोल रहा है, द रिलेशन बिटवीन Q एंड Q फॉर विच द पोटेंशियल एट दिस सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल 0 क्या हो, कब होगा, तो बताए थे ना कि सबसे बराबर दूरी पर हो, तो डायरेक्ट पोटेंशियल किसके बराबर होता है, चूंकि सबसे बराबर दूरी पर है, जितना इससे उतना इससे उतना इससे उतना ही इससे, तो पोटेंशियल का वैल्यू किसके बराबर होता है, KQ टोटल बाई ये दूरी होगा जो भी है, ये बाई √2। तो ये 0 कब होगा, जब Q टोटल 0 होगा। Q टोटल 0 कब होगा, तो इसको जोड़ कर करके देखिए, तो यहाँ से कितना हो गया, इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा +Q, और इसको जोड़िएगा तो ये भी हो जाएगा +Q इक्वल टू 0। इसका मतलब Q का वैल्यू हो गया -Q। ठीक है, तो Q और -Q में उल्टा का रिलेशन है, तो Q और -Q में उल्टा का रिलेशन ये वाला है साइन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। इसको ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए, बात एक ही है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ ए पॉइंट चार्ज ऑफ क्यूब इज एट 1 ऑफ इट्स कॉर्नर। तो वो आपको याद रहना चाहिए कि कॉर्नर पर रहता है तो 1/8 पोर्शन अंदर में रहता है, तो फ्लक्स कितना पास होगा, तो Q/8/ε0। तो यही वाला है जो कि फ्लक्स टोटल पास होगा क्यूब से। ठीक है, तो Q/8/ε0 ये वाला होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्लास में करवाए हैं। फिर कॉर्नर पर रहता है तो अलग अलग फेस से कितना पास होता है वो भी
पढ़ाया गया। इसमें तो डायरेक्ट एकदम हल्का पूछा है कि पूरे क्यूब से ही कितना जाएगा, जितना भाग अंदर में रहेगा तो एर्थ भाग अंदर में रहता है तो उसके हिसाब से डील कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर स्मॉल क्यू दिया है तो यहाँ स्मॉल क्यू यूज करिएगा, ठीक है। क्यू के जगह पर स्मॉल क्यू दिया है तो ऐसा यूज करिएगा, ठीक है। दिया हुआ है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज दिया हुआ है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डी एंड एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, ठीक है। और आपको ई के टर्म में बताना है तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है कितना कैपेसिटर में, तो ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हो गया हाफ, और सी को चूँकि आपको एरिया ऑफ एप्सिलॉन नॉट के टर्म में दिया है तो सी को लिख दीजिएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, और भी को इलेक्ट्रिक फील्ड में लिखना है तो ई का वैल्यू होता है भी बाई डी, तो भी का वैल्यू हो जाएगा ई इंटू डी। ई का वैल्यू होता है भी बाई डी, ठीक है। तो भी का वैल्यू हो जाएगा ई इंटू डी, तो ई इंटू डी का स्क्वायर तो ई स्क्वायर डी स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया हाफ ए एप्सिलॉन नॉट डी ई स्क्वायर, देख लीजिए तो हो जाएगा हाफ ए एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी, इससे मैच कर रहा है, बाकी तो कोई से मैच नहीं कर रहा है तो सी हो गया। और भी किया जा सकता था, ये तो हो गया डायरेक्ट। ऐसे भी आप कर सकते थे कि एनर्जी बोल रहा है तो एनर्जी डेंसिटी कैपेसिटर के अंदर में एनर्जी डेंसिटी तो हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। और वॉल्यूम कितना, क्योंकि अरे कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना माना जाता है तो एनर्जी कितना हो जाएगा, तो एनर्जी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसका एरिया जो है ये तो ए है और इसके बीच का दूरी है जो डी है, तो वॉल्यूम हो गया ए इंटू डी। ये भी करिएगा तो ही हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर ए इंटू डी। देखिए ये मैच करा था, जैसे भी करिएगा आपको हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 24 देखते हैं। दिया हुआ है कि टू मेटालिक स्फेयर्स ऑफ रेडियाई 1 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर आर गिवन चार्जेज ऑफ -1 × 10⁻² कूलम एंड 5 × 10⁻² कूलम रिस्पेक्टिवली, ठीक है। दो मेटालिक स्फीयर है जिस पर चार्ज दिया हुआ। मेटालिक स्फीयर है तो सॉलिड हॉलो के चक्कर में नहीं रहना हो, चार्ज के व्यू से हॉलो ही होगा। कह रहा इफ़ दीज आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर द फाइनल चार्ज ऑन द बिगर स्फीयर इज, तो ये तो हो गया पढ़े हुए हैं कि कनेक्ट करके अलग करता है, बिगर स्फीयर पर कितना हो जाएगा। तो Q बिगर स्फीयर वाला सेंटीमीटर कितना है 3, तो इस पर कितना हो जाएगा Q टोटल, तो यहाँ पर है 5 × 10⁻², यहाँ पर है -1 × 10⁻², तो Q टोटल हो गया 4 × 10⁻², तो Q टोटल बटा R टोटल, तो R टोटल हो गया 4 सेंटीमीटर इंटू बड़ा वाला पर ही निकालना था, जान करके सेंटीमीटर को नहीं कन्वर्ट किया था क्योंकि कटना ही था, इससे ये हो गया तो 3 × 10⁻² हो गया। तो इतना ही कूलम है जो कि क्या होगा बड़ा वाला पर होगा, तो 3 × 10⁻²। बिना पेन उठाए बनाना है तो आपको पता होता है कि रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो टोटल चार्ज हो गया 4 × 10⁻², और इसका ये 3 गुना है, ठीक है। तो 3 × 4, तो क्या करिए 4 × 10⁻² को 4 भाग में बांट दीजिए, 3 भाग इसको दे दीजिए, तो 3 × 10⁻² हो जाएगा, तब भी इसे आ जाता, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। दिया हुआ है ए चार्ज क्यू इज enclosed by a Gaussian spherical surface of radius r. If the radius is doubled, then outward electric flux will, कुछ नहीं होगा। अरे गॉसियन सरफेस के अंदर में है Q, तो फ्लक्स पास हो रहा है Q/ε0। जब रेडियस को डबल भी आप कर दीजिएगा तब भी फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो Q/ε0 ही होगा। तो कितना भी गुना करिएगा क्लोज सरफेस के अंदर में चार्ज है, ठीक है, तो Q/ε0 पास होगा, तो फ्लक्स चेंज नहीं करेगा, तो रिमेन्स द सेम हो जाएगा, ठीक है। दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रिक चार्जेज +Q -Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2L, ठीक है। तो साइड लेंथ 2L है,
उस पर चार्ज दिया हुआ है। कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन दी चार्जेज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू इज। तो यहाँ पर कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू अगर ए पर देखिएगा तो इसके कारण हो जाएगा के क्यू एल बाई टू, सॉरी 2L है, ठीक है, तो 2L ये वाला है तो ये हो जाएगा L, ठीक है, तो इसके कारण कितना हो जाएगा के क्यू बाई एल, और इसके कारण भी उतना ही हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, प्लस इसके कारण देखेंगे तो ये 2L है ये L है तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो ये वाला हो जाएगा कितना रूट 5L, ठीक है। तो उसके कारण पोटेंशियल हो जाएगा K और Q के जगह पर हो जाएगा माइनस Q बाई रूट 5L। उससे डिस्टेंस, इससे डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 2L है ये L है तो ये डिस्टेंस ना देखोगे अगर यहाँ निकालना है तो, और इसके कारण भी सिमेट्रिसिटी से उतना ही हो जाएगा तो इतना हो जाएगा। क्योंकि वो एप्सिलॉन नॉट के टर्म में दिया हुआ है तो के ऐसा करिए ना कि के क्यू बाई एल को बाहर कर लीजिए, तो के को लिख दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ठीक है क्यू को रहने दीजिएगा क्यू और एल यहाँ इसे रहने दीजिएगा, और 2 को भी बाहर खींच लीजिए, तो के क्यू बाई 2L बाहर चलाया तो यहाँ बच गया 1, और के क्यू बाई 2L बाहर चलाया तो यहाँ से बच गया -1 बाई रूट 5, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2। तो इसको देख लिया किस फॉर्मेट में दिया है, अच्छा 2 को काटा नहीं है ऊपर में ही रहने दिया, ठीक है, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई L 1 - 1 बाई रूट 5, ठीक है। तो ये वाला मैच कर गया तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। दिया हुआ है 3 चार्जेज इच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC ऑफ साइड BC एंड AC 2A, ठीक है। तो बोला आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका मतलब ये वाला बराबर दिए हुए वो बोल रहा है, ठीक है, BC एंड AC, अच्छा BC और AC ये दोनों बराबर दिए हुए, ये वाला नहीं, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं, और साइड लेंथ कितना है 2A है, ठीक है। तो बोल रहा है D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CA, वो तो दिख रहा होगा आपको। द वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज Q फ्रॉम D टू E इज, तो यहाँ से यहाँ लेकर करके जाइएगा, ठीक है, और बोल रहा है कि तीनों कॉर्नर पर चार्ज कितना दिया हुआ है प्लस Q, तो तीनों कॉर्नर पर चार्ज दिया हुआ है प्लस Q, तो यहाँ भी प्लस Q है, यहाँ भी प्लस Q है, यहाँ भी प्लस Q है, तो ये D है, और ये वाला जो दूरी होगा तो टोटल 2A दिया हुआ है इसका और इसका, तो ये वाला A हो जाएगा, यहाँ से भी ये A हो जाएगा, यहाँ से भी ये A है, और यहाँ से भी ये A है, इसके बारे में पता नहीं, ठीक है, और इसका नाम दिया हुआ है E। तो कह रहा है कि चार्ज को आप ले गए कहाँ, D टू E ले गए, तो D से E इस जगह पर आप चार्ज को ले जा रहे हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q जिसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो किस चार्ज को मूव करवा रहे हैं, कैपिटल Q को, तो कैपिटल Q को आप यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, ठीक है, तो वर्क कितना होगा, तो जिसको मूव कराएं उसका चार्ज इनटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल VE माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल VD, यही ना होता है, चार्ज को मूव कराएं यहाँ से यहाँ तक तो वर्क कितना हो जाएगा, तो जिसको मूव कराएं उसका Q और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल ये होगा। चलो इस पॉइंट का पोटेंशियल देखोगे तो इसके कारण हो जाएगा कितना, तो KQ बाई A, इसके कारण भी KQ बाई A, इससे ये वाला दूरी होगा, ठीक है, इससे जो भी होगा तो KQ ये वाला दूरी होगा। इस पॉइंट पर देखोगे तो इसके कारण KQ बाई A, इसके कारण KQ बाई A, यहाँ पर देखोगे इसके कारण, तो इसके कारण हो जाएगा KQ बाई ये वाला दूरी। तो तुम ये देख रहे होगे कि जितना यहाँ पर पोटेंशियल है उतना ही यहाँ पर है। चलो यहाँ ऐसा कर देते हैं, इससे दूरी हम मान लेते हैं, इससे जो दूरी है हम मान लेते हैं कुछ D, तो सिमेट्रिसिटी से ये पता चल रहा होगा कि इससे भी इसका दूरी जो होगा वो D ही होगा, सिमेट्रिक ढंग से तुम देख लो, तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना Q, और इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालो तो इसके कारण हो जाएगा कितना
के क्यू बाई ए इसके कारण और उतना ही उसके कारण, तो 2 हो गया, प्लस इसके कारण देखोगे तो हो जाएगा के क्यू, ये दूरी कितना हो गया डी, समझ रहे होगे तुम, ठीक है। इतना हो गया इस पॉइंट का, माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल करोगे तो इसके कारण हो जाएगा कितना, के क्यू बाई ए, और इसके कारण हो जाएगा के क्यू बाई ए, तो इतना हो गया इसके कारण। इसके कारण देखोगे यहाँ पर तो हो जाएगा कितना, के क्यू बाई डी, इतना हो गया। तो तुम देख रहे हो तो ऐसे ही पता चल रहा है, सिमेट्रिसिटी से पता चल रहा था, तो ये बराबर हो गया, तो 0। इसका मतलब यहाँ से वहाँ ले जाने में वर्क कितना होगा, 0 करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ था नहीं, दिया है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट x y z ऑल इन मीटर्स, सब ऐसा यूनिट में दिया हुआ, ठीक है। इन स्पेस इज गिवन बाय V इक्वल टू दिस, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 102 इन वोल्ट पर मीटर, मैंने ऐसा यूनिट में पूछ रहा है कितना होगा, तो पोटेंशियल वेरी कर रहा है तो आप निकाल दीजिए इंटेंसिटी। तो चूंकि x पर केवल डिपेंड करा तो केवल x ही से करेंगे, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस डी वी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस और डी वी बाई डी एक्स, तो उसको करोगे तो हो जाएगा 8x, ये सब पॉइंट पर हो गया। तो इंटेंसिटी किस पॉइंट पर निकालना है आपको, 1,0,2 यहाँ पे, ठीक है। तो x के जगह पर 1 पुट करो, y की जगह पर 0, z की जगह पर 2, तो बाई जेड तो है नहीं, तो केवल हो जाएगा -8 इतना आई कैप, वेक्टर फॉर्मेट को तुम समझते होगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा -8 x के जगह पर 1 आई कैप, तो ये हो गया -8 आई कैप। तो बोला 8 एलोंग, अच्छा इसको ऐसे करोगे तो हो जाएगा 8 माइनस आई कैप, ऐसा देखोगे तो हो गया मैग्नीट्यूड 8 है एलोंग निगेटिव x एक्सिस, तो एलोंग निगेटिव x एक्सिस होगा, ठीक है। तुम समझ रहे होगे तो इसका ये हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, दिया हुआ है 2 पॉजिटिव आयंस इच कैरिंग ए चार्ज q आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस d, ठीक है। इफ F इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन द आयंस, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, अच्छा पॉजिटिव आयन है, आप बोल रहा है उसके बीच में फोर्स F लग रहा है, ठीक है। तो F का वैल्यू जो होगा वो कह रहा दोनों पर चार्ज कितना है, Q ही है, तो F का वैल्यू होगा K Q1 Q2 बाई दूरी है कितना D, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना मिसिंग है, तो हम लोग तो पहले ही से जानते हैं कि Q का वैल्यू अगर n इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा तो Q का वैल्यू n इंटू ई हो जाएगा, तो यहाँ n इंटू ई करेंगे तो हो जाएगा n स्क्वायर ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। Q का वैल्यू n ही होता है तो यहाँ पुट कर दिए, जहाँ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मिस करेगा तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, तो देख रहे हैं Q का जगह पर n ही करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो आपको वही कह रहा है कि n का वैल्यू बताओ, तो इसको फेंक दोगे तो हो जाएगा एफ डी स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट में दिया हुआ, ठीक है। तो ये इधर गया, ये खुल जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इधर आएगा तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला इस डायरेक्शन में होगा तो हो जाएगा ई स्क्वायर बाई रूट, तो ये बराबर हो जाएगा n के, तो यही वाला होगा। तो देख लो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर इसमें दिया हुआ है, तो यही वाला होगा। उसमें देखो ये भी इतना ही है, लेकिन ये ई स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो ये गलत हो गया, इसमें तो रूटे नहीं है, इसमें भी रूट नहीं, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा एफ डी स्क्वायर बाई ई स्क्वायर वाला ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ है नहीं इसमें, दिया हुआ है ए स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड L मीटर इन द प्लेन ऑफ द पेपर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, ऐसा यूनिट में, ठीक है, एक्टिंग एलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस इन यूनिट्स ऑफ द वोल्ट मीटर इज, अच्छा ये तो ऐसा यूनिट में बोल रहा है। तो समझना यहाँ क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि मान लो कि ये पेपर का, ठीक है, तुम्हारे लिए तो ऐसा हो जाता है पेपर ये वाला, लेकिन इसके व्यू से देखो तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, देखो मान लो कि ये एक स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर इसी प्लेन पर है ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया है इसी के प्लेन में,
तो जिस प्लेन में ये स्क्वायर है उसी प्लेन में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जो हो गया वो ऐसे हो गया, और ये वाला जो है वो इस प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर इधर हो गया। तो एरिया वेक्टर हो गया ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो इसके बीच में 90 डिग्री ना हो गया जी। तो यहाँ पर से फ्लक्स कितना होगा, ई एरिया हो जाएगा जो भी, अगर ए दिया होगा तो ए हो जाएगा, एल दिया है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर कॉस 90 डिग्री, तो ये 0 हो गया। तो फ्लक्स 0। ये वाला एंगल तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया है, वो वाला थीटा, ठीक है, ये बेवकूफ़ बनाने के लिए तुमको दिया है। क्यों, तुमको थीटा नहीं लेना रहता है कोई भी, तुमको थीटा, फ्लक्स में क्या पढ़ते हो, ई एरिया, ई ए कॉस थीटा, थीटा कौन वाला, एरिया वेक्टर और ई के बीच में। तो ये वाला जो है ये स्क्वायर ये इस प्लेन में है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी प्लेन में है। तो ई तो ये वाला हो गया, लेकिन इसका एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर ना होगा, तो ये कैसे हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, तो इसके बीच में एंगल 90 डिग्री ना है, तो ये 0 होगा। ये बेवकूफ़ बनाने के लिए तुमको दिया, तो तुम समझ गए होगे, ठीक है, कि 0 फ्लक्स पास होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, एक थ्योरी पढ़ाते वक्त ही बोला जाता है कि फ्लक्स वगैरह निकालना है ना, तो कौन से एंगल को लेना है इसमें ध्यान देना, क्योंकि फ्लक्स का वैल्यू होता है ई डी ए कॉस थीटा। तो ये वाला जो थीटा होता है ये किसके बीच में होता है, बिटवीन ई वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ये ध्यान देना, कोई भी एंगल उठा के नहीं पुट कर देना, तो उसके हिसाब से देखो होती है। अगर तुम अपने कॉपी में देखोगे तो तुम्हारे कॉपी का प्लेन ये है, तो स्क्वायर भी इसी में रखा हुआ है, तो स्क्वायर वाला प्लेन ये है, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड करा है कि कॉपी वाले ही प्लेन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इस स्क्वायर प्लेट का एरिया वेक्टर इधर है, तो इस दोनों के बीच में देखो एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है तो फ्लक्स 0 होगा। उसको क्रॉस ही नहीं कर पाया तो फ्लक्स 0 होगा।